एवरीवन, मेरा नाम आफरीन असमत है एंड वेलकम है अगेन आप सबका परचम क्लासेस में। तो आज आपका मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड लेक्चर थर्ड है एंड आई एम वेरी थैंकफुल ऑल ऑफ यू कि आप इतने अच्छे से लेक्चर को सपोर्ट कर रहे हो और इतने अच्छे से आप लेक्चर्स जो है वो देख रहे हैं। चलिए, आज मैं आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ मनी एंड बैंकिंग में, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई और आरबीआई से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को और बात करते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले जो कवर करेंगे वो करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। देन मॉनेटरी पॉलिसीज का बेसिक इंट्रोडक्शन, होता क्या है मौद्रिक नीतियां, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में। नेक्स्ट हम उसी के अंदर बेस रेट एंड एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, नेक्स्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो दीज आर द टॉपिक्स जो आज की क्लास में कवर अप होने वाला है, आरबीआई से रिलेटेड है, मॉनेटरी पॉलिसीज है आज का। क्लियर है, डन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आरबीआई। सबसे पहले मैंने आप सबको कुछ डेट्स याद करवाई थी आरबीआई से रिलेटेड विद द इंट्रोडक्शन। आरबीआई रॉयल कमीशन के द्वारा प्रपोज किया गया था इन ईयर 1927। तो आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, आरबीआई की स्थापना कब हुई। कमेंट सेक्शन में आंसर देना स्टार्ट करें सारे के सारे स्टूडेंट। तो रिजर्व ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में इन अकॉर्डेंस विद आरबीआई एक्ट 1934। एक्ट पास हुआ था 1934 में, जिसके अकॉर्डिंगली आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ इन ईयर 1935। बिल्कुल बेसिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, दैट इज फर्स्ट गवर्नर। आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर का नाम क्या था। आरबीआई जिस समय बना था उस समय इंडिया में ब्रिटिश कंट्रोल था और इसीलिए आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे, उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ये वेरी फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के, ठीक है, ब्रिटिश पर्सन थे। सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन रहे हैं आरबीआई के, तो द वेरी फर्स्ट, अगर हम कह सकते हैं इंडियन गवर्नर, तो सबसे पहले इंडियन गवर्नर रहे थे सीडी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। सीडी देशमुख इन सीक्वेंस तीसरे नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के। पहले थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, दूसरे थे टेलर एंड तीसरे थे सीडी देशमुख। तो सीक्वेंस में सीडी देशमुख थर्ड नंबर के गवर्नर थे, लेकिन इन्हें पहला भारतीय गवर्नर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये आरबीआई के गवर्नर बनाए गए थे इन ईयर 1943। पूरे 6 साल यानी 6 इयर्स के लिए ये गवर्नर रहे थे। यानी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी जब भारत आजाद हो रहा था, तो आजादी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण आरबीआई का कब किया गया। नेशनलाइजेशन आरबीआई का किया गया 1 जनवरी 1949 में। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कंट्रोल, अपने अधीन, अपने अंडरटेकिंग्स में लिया इन ईयर 1940। आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के करंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, सब जानते हैं आरबीआई के करंटली ये गवर्नर हैं। अच्छा,
कमेंट सेक्शन में आपको ये आंसर लिखना है कि ये आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर चल रहे हैं। शक्तिकांत दास करेंटली आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर चल रहे हैं। शक्तिकांत दास से पहले कौन थे? उर्जित पटेल। उससे पहले कौन थे? रघुराम राजन। तो करेंटली ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है करेंटली। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था 2 साल के लिए, जैसा मैंने आपको बताया। बाद में इसका हेडक्वार्टर कहां पर शिफ्ट कर दिया गया? मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था आरबीआई का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आरबीआई के ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में, कौन कौन होता है आरबीआई में, कौन कौन काम करता है। आरबीआई इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। सबसे पहली चीज, आरबीआई हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके अलावा आरबीआई में एक गवर्नर जो कि करेंटली शक्तिकांत दास है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, 4 डायरेक्टर्स होते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है each by 4 local boards of RBI for the year of 4 terms। आरबीआई के 4 अलग अलग लोकल बोर्ड्स होते हैं जिसमें से 4 डायरेक्टर्स ईच लोकल बोर्ड के द्वारा 4 साल के लिए नॉमिनेट किया जाता है आरबीआई के अंदर। आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर बैठते हैं और आरबीआई के एक मेन गवर्नर होते हैं जो कि है शक्तिकांत दास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आरबीआई मैनेज करता है, आरबीआई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करता है। इसके अलावा 10 डायरेक्टर और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर नॉमिनेट करे जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कैटेगरी में। तो आरबीआई में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है 10 डायरेक्टर और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर, सॉरी 10 डायरेक्टर और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर रहा है। ये बोर्ड्स जो है वो स्टैब्लिश करे गए हैं मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में और नई दिल्ली में। क्लियर है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है आरबीआई का कि आरबीआई को कौन कौन देखता है और कहां कहां देखता है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पर बतानी है आपको, ये बता दूं, फिर उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पर जाएं, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं आरबीआई के, उनका टर्म 4 साल के लिए होता है, याद रखिएगा। एक एक पॉइंट, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई के अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है उनका टर्म कितने साल के लिए होता है? 4 साल के लिए होता है। गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर जो है वो अपॉइंट करे जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 5 इयर्स, ये भी ध्यान रखिएगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स 4 साल के लिए होते हैं एंड जो गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर हैं उनको 5 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। एनुअल रिपोर्ट हमेशा आरबीआई की अगस्त में सबमिट करी जाती है, ठीक है। क्लियर है? तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए कि आरबीआई कैसे मैनेज होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डेप्यूटी गवर्नर्स, गवर्नर्स, नॉमिनेटेड पर्सन, नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स 4 साल के लिए, गवर्नर्स जो है वो नॉट मोर देन 5 इयर्स इसलिए कहा गया है, 5 साल से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। एक्सेप्शन अप्लाइड इन केस ऑफ सीडी देशमुख, सीडी देशमुख पूरे 6 साल के लिए गवर्नर रहे थे, ठीक है। डन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी शब्द का मतलब क्या होता है?
कोई भी ऐसी पॉलिसी, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ऐसी पॉलिसी जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जा रही है, जिससे बाजार की लिक्विडिटी का कंट्रोल किया जा रहा है। लिक्विडिटी के रेगुलेशन के लिए जो पॉलिसीज बनाई जा रही है उन्हें हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। लिक्विडिटी मींस क्या होता है मैम? तो लिक्विडिटी होता है मनी सप्लाई, कि करंटली हमारे बाजार में कितना पैसा मौजूद है, करंटली हमारा कैश फ्लो कितना है, करंटली हमारे बाजार में कितना कैश पैसा मौजूद है, इसे हम बाजार की क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। हमें इस कैश को कम करना है या हमें इस कैश को बढ़ाना है। इस कैश को मेंटेन करने के लिए जो भी पॉलिसीज आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जा रही हैं, उन पॉलिसीज को हम मॉनेटरी पॉलिसीज यानी मौद्रिक नीतियां कहते हैं। यहां पर आप सबके दिमाग में एक सवाल क्रिएट हो रहा है, क्यों मैम लिक्विडिटी या मनी सप्लाई को मैनेज करना इतना जरूरी क्यों है? मैम ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कभी मैं ऑफलाइन क्लासेस जो पढ़ाती थी ना, तो बच्चे मुझसे सवाल करते थे, मैम ऐसा नहीं हो सकता कि देखो मैम इंडिया अपना है, देश अपना, देश में नोटों की छापने की मशीन अपनी, आरबीआई अपना, सरकार अपनी और लोग भी अपने हैं। मैम आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करता या सरकार उनको ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं देता कि खूब सारे नए नोट छापो और छाप के जाकर सारे गरीबों को दिया? मैम इससे दो काम हो जाएंगे, देश की गरीबी दूर हो जाएगी और हमारा फायदा का फायदा हो जाएगा। मैम ऐसा क्यों नहीं किया जाता? ये जो सवाल है इसका आंसर आपको यही मिलेगा। ऐसा क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इससे लिक्विडिटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, यानी मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी हमारे मार्केट में। ठीक है, अच्छा मनी सप्लाई बहुत ज्यादा या बहुत कम, दोनों ही होना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा हो रही है तो भी हमारे लिए नुकसान है, और मनी सप्लाई बहुत कम हो रही है तो भी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। वाई? क्यों? तो ध्यान से देखो, देखो अगर हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत बढ़ रही है तो हमारे इकोनॉमी में होगा इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई सब जानते हैं। अच्छा मनी सप्लाई अगर बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमारी इकोनॉमी में आता है हाइपर इन्फ्लेशन यानी भागती हुई महंगाई। इसी तरीके से अगर मनी सप्लाई कम हो रही है तो हमारी इकोनॉमी में आ रहा है रिसेशन यानी मंदी। और अगर मनी सप्लाई कम होते होते बहुत कम हो जाए तो हम अपनी इकोनॉमी में झेलेंगे डिप्रेशन यानी महामारी। अच्छा ये क्या है, क्यों होता है, इसके लिए मैं एक अलग से टॉपिक आप लोगों को इन्फ्लेशन का पढ़ाऊंगी जिसमें मैं आपको ये सब चीजें डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल आप ये समझिए कि मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो महंगाई आ रही है, बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ रहा है तो हाइपर इन्फ्लेशन भागती हुई महंगाई आ रही है। इसी तरीके से मनी सप्लाई कम हो रहा है तो रिसेशन आ रहा है, अगर मनी सप्लाई कम होते होते बहुत कम हो रहा है हमारी इकोनॉमी में डिप्रेशन यानी महामंदी आ रही है। अब इन्फ्लेशन और रिसेशन को तो फिर भी झेल सकते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन हो गया या फिर रिसेशन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया तो ये तो एक ऐसी स्थिति है डिप्रेशन और हाइपर इन्फ्लेशन की जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये इकोनॉमी को पूरी तरीके से तबाह कर देती है और इसीलिए महंगाई, भागती हुई महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन ना बन जाए और रिसेशन डिप्रेशन ना बन जाए, इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें मनी सप्लाई को संतुलित करना, रेगुलेट
इफेक्ट रखना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसीज यानी मौद्रिक नीतियां। मौद्रिक नीतियों से हम ये मैनेज कर रहे हैं, मौद्रिक नीतियों से हम क्या मैनेज कर रहे हैं, लिक्विडिटी मैनेज कर रहे हैं ताकि हम इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन और रिसेशन को डिप्रेशन में कन्वर्ट होने से रोक दें। इतना समझ में आ गया, हाँ या ना? इतना अच्छी तरीके से समझ में आ गया? कूल है, डन है, ओके। अब मैम मॉनेटरी पॉलिसीज बनाता कौन है? मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, लेकिन टू बी मोर प्रिसाइज, बहुत और ज्यादा डेप्थ में जाने के लिए, हु मेंटेन या हु रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसीज, तो मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करता है एक कमिटी जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आरबीआई के अंडर ही आती है लेकिन आरबीआई से डिफरेंट है। क्यों? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 3 मेंबर भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये मिलकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाते हैं जो कि डिसीजन लेता है मॉनेटरी पॉलिसीज पर। अच्छा, जो 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं उसमें एक तो होता है जो भी करंट गवर्नर है, एक होता है डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, और एक होता है आरबीआई का एक ऑफिशियल मेंबर जो कि आरबीआई के ही बोर्ड के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो 3 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो टोटल फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और इनका री अपॉइंटमेंट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है, डन है, ओके। तो 3:3 का रेशियो याद रखिएगा। अच्छा मैम, झगड़े तो बहुत होते हैं, मान लो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया तो आरबीआई कुछ कह रहा है, सरकार के मेंबर्स कुछ कह रहे हैं, तो मानी किसकी जाएगी? मानी जाएगी आरबीआई की। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए हु रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, अगर ऑप्शन में आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी दिया है देन टेक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, लेकिन अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी नहीं दिया है तो गाइस टेक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ज्यादातर अथॉरिटी मॉनेटरी पॉलिसीज में किसकी होती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, यस और नो यहां तक? तो सिंपली एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसीज का यहां पर दिया है। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसीज एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है इन ऑर्डर टू मेंटेन लिक्विडिटी, मनी सप्लाई इन द मार्केट। मनी सप्लाई इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम हाइपर इन्फ्लेशन और डिप्रेशन जैसी स्थिति अपनी अर्थव्यवस्था में नहीं झेल सकते। मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाता कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, सॉरी, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर सरकार के होते हैं। जो 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं उसमें एक होता है डेप्यूटी गवर्नर, एक होता है गवर्नर और एक होता है ऑफिशियल मेंबर जो कि आरबीआई के बोर्ड के द्वारा चुना जाता है। अच्छा, जो 3 मेंबर सरकार की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं वो फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। क्लियर है, डन है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, यस और नो? ओके। बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, तो बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसीज कब 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 मेंटेन होती है। तो याद रखिएगा, पूरे साल में मॉनेटरी पॉलिसीज हमेशा बाय मंथली बेसिस में मैनेज करी जाती है। बाय मंथली बेसिस में यानी हर 2-2 महीने के गैप में मैनेज करी जाती है। यानी एट लीस्ट, यानी कम से
कम साल भर में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसीज को मेंटेन यानी रेगुलेट किया जाता है। तो यहां पर एट लीस्ट क्यों लिखा है? क्योंकि देखो, कम से कम 2 महीनों के लिए मेंटेन या 2 महीनों के बाद उसको देखना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा आप कितनी बार भी मॉनेटरी पॉलिसीज मेंटेन करो। अभी कोविड का जब टाइम चल रहा था ना, तो हर 10 दिन में मॉनेटरी पॉलिसीज बदली जा रही थी। क्यों? क्योंकि हमको उस समय जल्दी जल्दी नीड थी मनी सप्लाई को मेंटेन या रेगुलेट करने की। कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो 2 महीने के अंदर आपको मेंटेन करना देखना जरूरी है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसीज को बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए। अच्छा, पहले की अगर हम बात करें, अर्लियर 2014 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी साल भर में सिर्फ 2 बार मेंटेन करी जाती थी। ठीक है, 6 मंथ्स में एक बार। लेकिन उर्जित पटेल कमिटी का रिकमेंडेशन आया। उर्जित पटेल कमिटी के रिकमेंडेशन पर मॉनेटरी पॉलिसीज को बाय मंथली बेसिस पे मेंटेन करने को कहा गया। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? यस और नो? आ गया समझ में? कूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज में पॉइंट बाय पॉइंट हर एक मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि वो क्या होता है। तो सबसे पहली मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज नोन एज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर 2 मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं। एक होता है रेपो और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक वर्ड समझा दे रही हूं जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है पहले ये समझ लो, फिर आगे हम समझते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक वो पीस ऑफ पेपर होता है, सरकार जब उसे पैसा इकट्ठा करना होता है, तो फॉर एग्जांपल सरकार ने एसबीआई से लोन लिया, बदले में सरकार ने एसबीआई को एक पीस ऑफ पेपर में ये लिख कर दे दिया कि जो ये पीस ऑफ पेपर को होल्ड करता है, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इतना रुपए इतने दिन में देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक पीस ऑफ पेपर है जो सरकार हैंड ओवर करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को जिससे वो लोन ले रही है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द डेट। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा लिक्विड होती है मार्केट में, यानी तुरंत कैश में कन्वर्टेबल होती है, बिकॉज इसमें सरकारी मोहर होती है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हमेशा बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती है। आरबीआई बहुत सबसे लोन ले रखा होता है, बहुत लोगों को लोन दे रखा होता है। ठीक है, आरबीआई लोगों को नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस को लोन ले रखा होता है। सरकार ने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को से पैसा इकट्ठा करा होता है, उनको दिया भी होता है। सरकार हमेशा इसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है, तो सारे बैंकों के पास लगभग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यहां पर काम क्या है? तो इसके लिए आपको रेपो समझना पड़ेगा। रेपो मतलब होता है, अगर हम दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करने का, यानी आरबीआई मान लो एसबीआई के साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल या परचेज कर रहा है, लेकिन विद द सेल कर रहा है विद प्रॉमिस ऑफ रीपरचेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप में से कोई एक पर्सन है, मैंने उसको ये दे दिया, मैंने उसको ये दे दिया, ये लो, लेकिन मैंने उसको देते टाइम ये कहा कि मुझे फिलहाल पैसों की जरूरत है, तो मैं तुमको ये गिरवी रखवा रहा हूं, ये अभी तुम रखो, लेकिन ये तुम किसी थर्ड पर्सन को मत बेचना। थोड़े समय के बाद मेरे पास पैसा आएगा, मैं वापस से तुमसे ये चीज लेकर आ जाऊंगा। तो ये जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ दैट इज नोन एज रेप। इसे हमने क्या कहा? रेपो कहा। मान लो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, आरबीआई को जरूरत है पैसों की, या एसबीआई को जरूरत है पैसों की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई को दिया, ये कहकर कि भाई देखो अभी तुम ये रख लो, मुझे पैसों की जरूरत है तो इसके बदले में मुझे लोन दे दो।
तो आरबीआई ने लोन दे दिया। लेकिन एसबीआई ने ये भी कह दिया कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम तुम्हें अभी तो दे रहे हैं, लेकिन इसे तुम किसी थर्ड पर्सन को मत देना। मैं थोड़े समय के बाद तुम्हारा लोन वापस करूंगा और वापस से अपनी रीपर्चेज करूंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो दिस एग्रीमेंट इज नोन एज रेपो। तो अब यहाँ रेपो और रिवर्स रेपो होता क्या है ये समझो। सिंपल भाषा में रेपो यानी वो रेट, वो दर जिसमें आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए लोन देता है, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। ये बिल्कुल इजीएस्ट और सिंपल डेफिनेशन थी, यानी वो रेट जिसमें आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए लोन दे रहा है। अब यहां पर रेपो कैसे आएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैसे आएगा, देखो देखो कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत हुई, ठीक है, तो कमर्शियल, अब थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन समझो। कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत हुई, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास गया कि मुझे लोन चाहिए, तो आरबीआई ने कहा हम दे तो देंगे लेकिन ऐसे कैसे, कुछ गिरवी तो रखवाओगे ना, कुछ तो यहां पर रेपो रेट में क्या हुआ, रेपो रेट में कहा जाता है कमर्शियल बैंक ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया आरबीआई को विद द प्रोमिस ऑफ रीपर्चेसिंग, क्योंकि रेपो है ना, मैंने क्या कहा, रीपर्चेसिंग की प्रॉफिस की। भाई मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी 10 लाख की, कमर्शियल बैंक ने उसे सेल कर दिया, आरबीआई ने उसे बदले में 8 लाख का लोन दे दिया। तो यहां पर लोन का अरेंजमेंट ही हुआ ना कि आरबीआई ने शॉर्ट टर्म लोन दिया, किसके एवज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एवज में, यानी कमर्शियल बैंक ने एक तरीके से टेम्परेरी सेल करी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को, ठीक है, बदले में पैसा लिया, इसके बदले में आरबीआई ने इसे क्या दिया, शॉर्ट टर्म लोन दिया। लेकिन यहां पर प्रॉमिस हुआ कि कमर्शियल बैंक ने कहा कि आरबीआई से कि तुम ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी और को नहीं दोगे, हम वापस से तुमसे रीपर्चेज करेंगे। तो इसको हमने रेपो रेट कहा। हमेशा याद रखिएगा जो रीपर्चेसिंग वैल्यू होती है वो हमेशा ज्यादा होती है किससे, सेलिंग वैल्यू से, और इन्हीं दोनों का बीच का जो डिफरेंस है उसे हम रेपो कहते हैं। भाई क्यों, क्योंकि मान लो कमर्शियल बैंक ने अभी 10 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची थी, तो 10 लाख का आरबीआई ने दिया, 10 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास रख ली। अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा वापस आ गया, कमर्शियल बैंक गया आरबीआई के पास ये कहने की मेरे को वापस से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चाहिए, तो उसने कहा नहीं, अब हम वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो आपने पहले मुझे 10 लाख की दी थी, बदले में मैंने आपको 10 लाख दिया था, अब वो मैं आपको 12 लाख की बेचूंगा। कमर्शियल बैंक ने 12 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी, 10 की दी थी, 12 की खरीदी, दो बीच में डिफरेंस आया, वो हो गया रेपो। किसने कमाया, आरबीआई ने कमाया, ठीक है। तो एक तरीके से सिंपल टर्म में कह सकते हो आरबीआई ने जिस रेट में दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन दिया, शॉर्ट टर्म लोन दिया, उसे हमने रेपो रेट कहा। टेक्निकल डेफिनेशन में जब बात करी जाती है रेपो रेट में, रेपो रेट में हमेशा याद रखना कमर्शियल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है। परचेज कौन कर रहा है, परचेज कर रहा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रीपर्चेजिंग, क्योंकि यहां पर वर्ड रेपो है, तो रीपर्चेजिंग कौन कर रहा है, रीपर्चेजिंग कमर्शियल बैंक कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। रेपो मींस होता है द एग्रीमेंट ऑफ सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद द प्रॉमिस ऑफ रीपर्चेजिंग। रेपो रेट में आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए लोन देता है, किसके एक्सचेंज पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एक्सचेंज पे, यानी एट अ टाइम कमर्शियल बैंक सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, परचेज कर रहा है आरबीआई विद द प्रॉमिस ऑफ रीपर्चेसिंग, यानी वापस से रीपर्चेस कौन कर रहा है, कमर्शियल बैंक। हमेशा रीपर्चेसिंग वैल्यू ज्यादा होती है सेलिंग वैल्यू से, जो कमाया आरबीआई ने कब दिया। क्लियर। अब
रिवर्स रेपो रेट क्या होता है मैम? इसी का जस्ट ऑपोजिट कर दो। इसका जस्ट ऑपोजिट कैसे? वो रेट जिसमें आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों से शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए लोन लेता है, उस रेट को हम क्या कहते हैं? रेपो, रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई जिस रेट में लोन दे रहा है वो है रेपो। आरबीआई जिस रेट में लोन ले रहा है उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? डन है? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? ओके, नेक्स्ट। अब यहां पर अगर मैं पूछूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कौन कर रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दो। आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों से लोन ले रहा है तो अब बदले में आरबीआई क्या रखवा रहा होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी सेल कौन कर रहा है? कमेंट सेक्शन में आंसर दो। सेल कर रहा है आरबीआई। परचेज, खरीद कौन रहा है? परचेज कर रहा है कमर्शियल बैंक। रीपरचेज, दोबारा से कौन खरीद रहा है? रीपरचेज कौन कर रहा है? आरबीआई। डिफरेंस देख रहे हो? यहां पर सेल कौन कर रहा था? कमर्शियल बैंक। खरीद रहा था आरबीआई। रीपरचेज कौन कर रहा था? कमर्शियल बैंक। यहां पर जस्ट अपोजिट। रेपो रेट यानी आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन दे रहा है। रिवर्स रेपो रेट यानी आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों से लोन ले रहा है। क्लियर है? डन है? अच्छी तरीके से समझ में आ गया? यस और नो? कूल है? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? डन? ओके, परफेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट भी वो रेट होता है जिसमें आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। तो मैम डिफरेंस क्या होता है रेपो रेट और बैंक रेट में? रेपो रेट में आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए लोन दे रहा है। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों से शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है। अच्छा, बैंक रेट में सॉरी, आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए लोन देता है। ठीक है? क्लियर? सिंपल। एमएसएफ क्या होता है मैम? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एमएसएफ यानी आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन दे रहा है अगेन, लेकिन यहां पर 24 आवर्स यानी 24 घंटे के लिए लोन दे रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर है? तो रिपीट करो। आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए लोन दे रहा है। कमेंट सेक्शन में आंसर दो, क्या है? रेपो रेट। आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए लोन दे रहा है। बैंक रेट। आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को 24 घंटे यानी 24 आवर्स के लिए लोन दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्लियर है? डन है? ओके। अब यहां पर पॉइंट्स टू रिमेंबर, नोट्स ध्यान रखना। ध्यान रखना, हमेशा रेपो रेट ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। याद रखिएगा, हमेशा रेपो रेट ज्यादा होगा रिवर्स रेपो रेट से। हमेशा बैंक रेट बराबर होगा एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से। कूल? क्लियर? डन? समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते। बेस रेट और एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट क्या होता है? बेस रेट अगेन इट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी, ध्यान रखिएगा। बेस रेट सिंपली मीन्स होता है वो रेट
जिसके बिलो कोई भी बैंक अपने कस्टमर को लोन की लेंडिंग नहीं करता है। मान लो बेस रेट है 12%, यानी इसका मतलब है 12% से बिलो कोई भी बैंक अपने कस्टमर को लोन की लेंडिंग नहीं करेगा। Base rate is the minimum rate at which a bank lends to its customer। उससे बिलो लोन की लेंडिंग नहीं होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट होता है बेस रेट प्लस रिस्क फैक्टर। ठीक है, पहले बेस रेट के बिलो कोई भी बैंक अपने कस्टमर को लोन की लेंडिंग नहीं करता था, लेकिन अब बैंक ने क्या कर दिया है, कह दिया है कि हम MCLR मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट के बिलो कोई भी बैंक अपने कस्टमर को लोन की लेंडिंग नहीं करता है। डिफरेंस क्या है, यहां पर सिंपली होगा बेस रेट में हम रिस्क फैक्टर जो है वो ऐड कर देते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होता है? रिस्क फैक्टर जो है वो एक सिंपल मिनिमम रेट होता है जो कि बैंक जब रिस्क उठाता है ना, तो बैंक क्या करता है, बैंक रिस्क उठाने के समय कहता है कि भाई देखो हम लोन दे रहे हैं तो मेरे साथ बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, जहां रिस्क है वहां मैं कमाऊंगा ज्यादा। तो भाई मान लो बेस रेट 12% है, रिस्क लिया इसकी वजह से उसने 1% उसमें ऐड कर दिया, तो अब MCLR कितना परसेंट है? 13%। ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, डन है, क्लियर है, समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पीछे चलो, मैंने एक चीज नहीं बताई। रेपो रेट से लिक्विडिटी का कनेक्शन क्या है? तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिसके बिलो कोई भी बैंक अपने कस्टमर को लोन, सॉरी, रेपो रेट यानी वो रेट जिसमें RBI दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन की लेंडिंग करता है। पर रेपो रेट से लिक्विडिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, नोट्स में याद रखिएगा। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो लिक्विडिटी कम होती है, मनी सप्लाई कम होती है, एंड वाइस वर्सा। कैसे? मान लो रेपो रेट बढ़ गया, यानी RBI दूसरे कमर्शियल बैंकों को महंगा लोन दे रही है। बढ़ गया यानी RBI क्या कर रही है, दूसरे कमर्शियल बैंकों को महंगा लोन दे रही है, यही कह सकते हैं। RBI दूसरे कमर्शियल बैंकों को महंगा लोन दे रही है तो कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेना क्या कर देंगे? कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेना कम कर देंगे। अच्छा, कमर्शियल बैंक RBI से लोन कम लेंगे तो वो बाजार में खर्चा क्या कर, बाजार में लोन क्या देंगे? कम। भाई वो अपने कस्टमर को भी लोन कम देंगे। कस्टमर को लोन कम देंगे तो कस्टमर मार्केट में पैसा कम खर्चा करेगा, और कम खर्चा करेगा तो मार्केट की सप्लाई क्या हो जाएगी? मनी सप्लाई डाउन। तो रेपो रेट बढ़ेगा, मनी सप्लाई कम होगी। वाइस वर्सा करके देख लो, रेपो रेट कम हुआ यानी RBI सस्ता लोन दे रहा है, कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेंगे RBI से, ज्यादा लेंगे तो अपने कस्टमर को लोन ज्यादा देंगे, कस्टमर के पास पैसा पहुंचा, कस्टमर मार्केट में खर्चा करेगा, तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नोट्स में ये 3 याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? ओके, एंड नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? तो देखो, हर बैंक ने एक कंपलसरी कंडीशन बना रखी है कमर्शियल बैंकों के ऊपर। अब वो कंपलसरी कंडीशन क्या है? बैंकों के ऊपर एक कंपलसरी कंडीशन है कि उसके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बैंकों के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आ रहा है, उस टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज उन्हें RBI को देना है, और कैश के फॉर्म में देना जरूरी है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंकों के पास 100 रुपए आ रहा है,
आरबीआई ने कहा इस 100 रुपए का 5% तुम्हें मुझे देना है, और कंपलसरी है किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में देना जरूरी है। यानी 100 में 5 रुपया आरबीआई के पास गया कैश के फॉर्म में, तो इसे हमने क्या कहा, ये 5 रुपए को हमने कहा कैश रिजर्व रेशियो। अच्छा, आरबीआई कमर्शियल बैंकों से कैश रिजर्व रेशियो लेता तो है, लेकिन बदले में यहां पर कोई भी इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं देता, क्योंकि ये कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई लेता है बदले में कमर्शियल बैंकों को। क्यों लेता है मैम, ये क्यों रखवाया जाता है, क्योंकि यहां पर ये बदले में कमर्शियल बैंकों को ये सिक्योरिटी देता है कि इन एनी केस अगर आपका पैसा कमर्शियल बैंक लौटा नहीं पाते, कस्टमर्स को सिक्योरिटी दे रहा है बैंकों के, तो आपका पैसा लौटाने की जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की। तो इस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमेशा याद रखिएगा ये कैश रिजर्व रेशियो दिया जाता है। पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले इट इज अ कंपल्सरी कंडीशन, आप चाहो या ना चाहो आपको करना जरूरी है। हर बैंक को टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज किसको जा रहा है, ये जा रहा है आरबीआई को। अच्छा, किस फॉर्म में जा रहा है, कैश के फॉर्म में जा रहा है, तो इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कैश रिजर्व रेशियो कहा। इसे हमने क्या कहा, कैश रिजर्व रेशियो। क्या इसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है, नो इंटरेस्ट, नो ब्याज। तो क्यों मेंटेन किया जाता है, सिक्योरिटी, क्योंकि इस बदले में आरबीआई बैंकों के कस्टमर को सिक्योरिटी देता है। और इसीलिए आरबीआई को हम एक और नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, आरबीआई इज ऑल्सो नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंकों के लिए ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। कमर्शियल बैंक की जितनी भी जायज नाजायज ख्वाहिशें हैं ना, वो सारी आरबीआई पूरी करता है। आरबीआई ही सिक्योरिटी दे रहा है, बैकअप में कौन खड़ा है कमर्शियल बैंक के, आरबीआई। और इसीलिए ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहलाता है। क्लियर, डन है, ओके। नेक्स्ट हमारे लिए है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हर बैंक के ऊपर एक कंपलसरी कंडीशन थी कि उसको अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज किसे देना है, आरबीआई को, कैश के फॉर्म में, दैट इज सीआरआर। हर बैंक के ऊपर एक और कंपलसरी कंडीशन है कि उसे अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज अब की बार अपने खुद के पास रखना है, इटसेल्फ अपने खुद के पास रखना है। और ये वो किसी भी फॉर्म में रख सकता है, इन एनी फॉर्म, आइदर आप कैश में रखो, गोल्ड में रखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखो, कोई मैटर नहीं है। यानी आप एक फिक्स डिपॉजिट अपने खुद के पास रखो, यानी ये ऑल टाइम आपके पास मेंटेन होना चाहिए। इसे आप लोन के फॉर्म पे बाजार में नहीं दे सकते। तो इसे हमने क्या कहा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा सीआरआर और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है लिक्विडिटी से। क्यों, देखो, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ गया, यानी गवर्नमेंट सॉरी कमर्शियल बैंकों ने कैश के फॉर्म पे ज्यादा दे दिया आरबीआई को, तो जाहिर सी बात है उनके पास पैसा कम हो गया। उनके पास खुद का पैसा ही कम है, तो अपने कस्टमर को लोन कम देंगे, कस्टमर बाजार में खर्चा कम करेंगे, बाजार की लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में भी सेम है। भाई अगर अपने पास ज्यादा बचा के रखेंगे, उसका आप लोन तो दे नहीं सकते, तो बाजार में लोन देने के लिए पैसा क्या है, कम, कम है, तो बाजार में पैसा कम देंगे, बाजार में कम देंगे तो बाजार में खर्चा कम होगा, लिक्विडिटी क्या हो गई, कम। क्लियर, डाउन, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, ओके। एंड वी हैव द लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है।
ओपन मार्केट ऑपरेशन सिंपली मीन्स होता है जब आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या कर रही है, परचेज या सेल कर रही है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज या सेल कर रही है होली एंड कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से ओपन मार्केट में, तो उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये तो डेफिनेशन लिखी है भाई। मैंने आप लोगों को बताया था रेपो में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो बेची जाती है लेकिन विद द प्रॉमिस ऑफ रीपर्चेसिंग, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है ओपन मार्केट में, या तो ये ओपन मार्केट का मतलब होता है प्लेयर्स कोई भी कमर्शियल बैंक हो सकता है, पार्टिसिपेट कोई भी कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी कोई भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनसे या तो पूरी तरीके से परचेज कर रही है या फिर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनको पूरी तरीके से बेच रही है, उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब यहां पर मैं क्वेश्चन पूछती हूं, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। आरबीआई अगर परचेज कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो इससे लिक्विडिटी क्या होगी, ध्यान से देखना। आरबीआई अगर परचेज कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो बाजार की लिक्विडिटी क्या होगी, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। सिंपल है, आरबीआई ने परचेज किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक से, तो बदले में कमर्शियल बैंक को क्या दिया, पैसा। कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया, अपने कस्टमर्स को लोन दिया ज्यादा, मार्केट में खर्चा ज्यादा हुआ, लिक्विडिटी बढ़ गई। आरबीआई अगर सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो समझो क्या हो रहा है, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को सेल करा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो कमर्शियल बैंक ने बदले में आरबीआई को दिया पैसा। कमर्शियल बैंकों के पास पैसा कम हो गया क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो गया। भाई उनके पास पैसा कम है, बाजार में खर्चा कम होगा, बाजार की लिक्विडिटी क्या हो गई, डाउन। तो ये था आपका मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक। मैंने आपको रेपो पढ़ाया, रिवर्स रेपो पढ़ाया, मैंने आपको बेस रेट पढ़ाया, एमएसएफ पढ़ाया, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, बैंक रेट, ये पढ़ाया मैंने आपको, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ाया। ये है कंप्लीट टॉपिक आपका मॉनेटरी पॉलिसी का। तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म करती हूँ, लेकिन आरबीआई पूरी तरीके से अभी फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और इनके फंक्शंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बेटा।